नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 2.1% की तेजी दर्ज की गई है। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो वो 10 महीने के निचले स्तर से अब थोड़ा सा संभले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आज थोड़ी सी नरमी देखी गई और आईफोन 15 में ओवरहीटिंग की समस्या से परेशान अब ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई है। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रही हमारी नजर। मैं हूं अजय मिश्र। स्वागत है एक बार फिर से सभी का इस खास इकॉनमी टुडे में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कम होकर के 9.2 अरब डॉलर पर पहुंचा। देश की कुल जीडीपी का 1.1%। बीते साल इसी तिमाही में घाटा करीब 18 अरब डॉलर था, जो जीडीपी का 2.1% है। निर्यात में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ा देश का चालू खाता घाटा और भारत के डेट जीडीपी अनुपात में भी आई कमी, 18.6% पर पहुंचा। देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी अंतिम विदाई। 98 साल की आयु में कल दोपहर निजी निवास में ली अंतिम सांस। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तेजी के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। गुरुवार को लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। आज की टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर और अब हम शुरुआत करेंगे इकॉनमी टुडे की आज की बड़ी खबर, जो कि नीति आयोग से आने जा रही है और आज जारी होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उस पर नजर डालते हैं। दुनिया की 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने इनोवेशन इंडेक्स में अपनी पकड़ अभी भी मजबूत बनाए हुए है। साल 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें पायदान पर रहा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2023 के इंडेक्स में भारत 2015 से लगातार अपना सुधार कर रहा है। 2015 में भारत की रैंकिंग थी 81st यानी 81वीं पायदान पर थी, जो कि 8 सालों में सुधरी और अब ये 40वें पायदान पर आ चुकी है। सरकार और निजी क्षेत्र में जो R&D पर फोकस किया, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने देखा, उसकी वजह से इस इनोवेशन इंडेक्स में जबरदस्त सुधार देखा गया। कोविड संकट के दौरान भी भारत के वैज्ञानिकों ने अपने दम पर विश्व स्तर की शोध के जरिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना अहम योगदान दिया है। बायोटेक्नोलॉजी, कृषि अनुसंधान, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। नीति आयोग, CII और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के आज ये GII 2023 लॉन्च किया जाएगा। और अब देख लेते हैं किस तरह से बाजारों ने शुरुआत की। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आज जो शुरुआती संकेत हमें मिले थे गिफ्ट निफ्टी से, उसके मुताबिक भारतीय शेयर बाजारों में आज शुरुआत में तेजी का रुख दिखाई दिया है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी देर पहले 25 अंकों पर कारोबार करता हुआ नजर आया, 19,682 का इसका असर दिखाई दिया। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस तेजी के साथ खुले। बहुत पूरे हफ्ते में जो हमें ट्रेंड दिख रहा था, एक नेगेटिव बायस दिख रहा था या फिर कहें जो बाजार फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर एक तरह से ब्रेक हुआ वो ट्रेंड और आज तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज सेंसेक्स निफ्टी दिखाई दिया। आज देखते हैं कि ओपनिंग कैसी हुई सेंसेक्स निफ्टी की। सेंसेक्स और निफ्टी आज तेजी के साथ खुले हैं। 57 अंक ऊपर सेंसेक्स में तेजी देखी गई आज के शुरुआती कारोबार में और निफ्टी में भी तेजी के साथ शुरुआत हुई है। देखते हैं जो हमारे टॉप गेनर्स हैं वहाँ पर निगाह डालते हैं और इस वक्त देखते हैं किस तरह से आज के बाजारों में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। प्लीज इसको फ्लिप करके निफ्टी पे या फिर जो टॉप गेनर्स हैं उस पर जाएं। और इस वक्त तो जो बाजार है वो नेगेटिव बायस के साथ एक बार फिर से हमें आज शुरुआती कारोबार में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप देखें 235 अंकों पर 65,743 का ये ओपनिंग का स्तर हमें दिखाई दिया था सेंसेक्स का। आज तेजी दिखाई दी थी 235 अंकों की, एक बढ़िया तेजी के साथ भारतीय बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दिए थे। निफ्टी की बात करें टॉप गेनर्स पे जाएं प्लीज।
हमारे आज के टॉप गेनर्स एनटीपीसी, टाटा स्टील, एल&टी, जेएसडब्ल्यू, टाटा मोटर्स। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर टाटा मोटर्स में 0.89% की तेजी दिखाई दी, जेएसडब्ल्यू में 1.3%, एल&टी में 1.4%, टाटा स्टील 1.4% और एनटीपीसी में 1.8% की तेजी के साथ ये काउंटर्स कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप क्लोजर्स की बात करें, एशियन पेंट्स में करीब 1% की गिरावट, टेक महिंद्रा में भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है, इन्फोसिस करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, विप्रो में भी गिरावट 0.58% की, इंडसइंड बैंक 0.46% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आज नजर आ रहे हैं। ग्लोबल अपडेट्स आप देखें, इस वक्त जो अमेरिकी बाजार है, डाउ जोन्स गिरावट के साथ बंद हुआ, 48 अंक नीचे 33,502 पे, S&P 500 में करीब 1% की बढ़त दिखाई दी, 4,274 का स्तर, नैस्डैक 30 अंक ऊपर 13,092 का स्तर दिखाई दिया। जो जीडीपी आंकड़े आए अमेरिका में, वहाँ से उत्साह थोड़ा सा अमेरिकी बाज़ारों में नज़र आया। अब वहाँ पे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के इंडेक्स हैं, जो आंकड़े जारी होने वाले हैं, अब बाज़ार उस पर शिफ्ट कर चुका है। यूरोपियन मार्केट की बात करें, लंदन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों ही स्टॉक मार्केट इस वक्त आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेंड यूरोपियन मार्केट का, ये कल की बंदी का स्तर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एशियन मार्केट आज मिले जुले रुख के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। निकी 636 अंक नीचे, काफ़ी शार्प डिक्लाइन आज देखा गया जापान के शेयर बाज़ार में, बल्कि हैंगसेंग का बाज़ार ऊपर दिखाई दे रहा है। जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो चाइना की इकॉनमी है थोड़ी सी स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रही है। कॉस्पी में भी आज 2 अंकों की बढ़त, काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है। कॉस्पी कोरिया का बाजार 2465 के स्तर पर नज़र आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कल करीब $97 के आसपास था, आज थोड़ा सा सुधरा है, उसमें गिरावट देखी गई है, $95.43 पर बैरल का स्तर दिखाई दिया। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और जो रशिया है वहाँ पर सप्लाईज़ में थोड़ी सी बेहतरी देखी जा सकती है, सप्लाई में तेज़ी देखी जा सकती है, उसकी वजह से ये तेज़ी देखी गई है, थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। 95 का स्तर काफ़ी इस वक्त भारतीय इकॉनमी के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। कल हमने देखा था कि वो 97 को क्रॉस कर चुका था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा आज का फोकस, और आज के फोकस में हम बात करेंगे इंडियन इकॉनमी के फंडामेंटल्स के। हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकॉनमी टुडे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे इंडियन ग्रोथ स्टोरी की। जिस रफ्तार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, उसके बाद दुनिया में मौजूद तमाम देशों की सोच में भी बदलाव आया है। ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियां और आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं, वो आने वाले वक्त में भी भारत की अर्थव्यवस्था के और तेज गति से बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, उसके बाद हमारी खास चर्चा पर चलें। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं के साथ ही दुनिया के तमाम देशों का भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रॉयटर्स पोल में भारत के विकास के अनुमान को बढ़ाया गया है। रॉयटर्स पोल के अनुसार मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 6.2% रहने की उम्मीद है। रॉयटर्स पोल के विकास पूर्वानुमान में कहा गया है कि भारत अब भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं नोमुरा ग्रुप ने भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के कारण भारत की रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। ये मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर तय किया गया है। जहां एक और विश्व में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं भारत में अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
इस सप्ताह की शुरुआत में S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024 के लिए 6% और उसके बाद के 2 वर्षों के लिए 6.9% पर बरकरार रखा है। वहीं भारत डेटा केंद्रों में विदेशी निवेश के लिए अग्रणी हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका देश आते हैं। इसके साथ ही भारत में मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार और उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अगस्त की अवधि में भारत ने $5.5 बिलियन का मोबाइल फोन निर्यात किया है। भारत की जीडीपी में देश की एमएसएमई सेक्टर का भी बड़ा योगदान रहा है। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता से भी दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। जब भारत ने अपने देश में ही निर्मित कोविड वैक्सीन से न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी लाखों लोगों की जान बचाई। 132 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें पायदान पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अग्रणी अर्थव्यवस्था की राह पर भारत, इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो कि मशहूर अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, और शचीन्द्र नाथ एमडी, यूग्रो कैपिटल के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जा रहा है। 40th पोजीशन पे हम हैं। इससे पहले पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर के यूएनडीपी की एक रिपोर्ट जारी की, जिस पर आपने भी लेख लिखा है। क्या माना जाए, भारत ने इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में एक बड़ा काम किया है जिसे अब दुनिया पहचान रही है? देखिए, जो गरीबी की रेखा की परिभाषा के हिसाब से जो पहले गरीबी का आकलन किया जाता था, अब उससे बदलकर दुनिया पहचान रही है कि जो इंक्लूसिव अप्रोच के लिए जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो बेहतर इंडेक्स है, क्योंकि इसमें 10 ऐसे बिंदु चुने जाते हैं जिसमें वास्तव में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जीवन का स्तर है वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस संदर्भ में अभी यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के चलते हमारा जो गरीबों की संख्या है वो 37 करोड़ से घटकर पिछले 5 सालों में मात्र 23 करोड़ रह गई है। इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में गरीबी का कम होना ये अभूतपूर्व है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और जो 5 साल का आंकड़ा लिया गया है 2015-16 से लेकर 19-21 का, उसके अनुसार भारत में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो 0.150 के आसपास से घटकर 0.069 रह गया है जी। और इसका जो अगर हम परसेंटेज में और एनुअल रिडक्शन के हिसाब से देखें तो भारत में गरीबी की घटने की दर पिछले 5 सालों में 10% रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और पिछले यूपीए के शासन के दौरान जो इसका कंपैरिजन किया जाए तो उस समय मात्र 6% की दर से गरीबी कम हो रही थी। तो इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में एक तो ग्रोथ हुआ है, आमदनी बढ़ी है, लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ साथ जो सरकार का खर्च करने का और ओवरऑल पॉलिसीज का नजरिया भी बदला है, जिसके कारण 3 लाख घर नए बने हैं, ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इसके साथ ही साथ पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी सब जगह पहुंच गया है, और क्लीन कुकिंग फ्यूल जिसको बोलते हैं उसके चलते और तमाम ऐसे जो प्रयास हुए हैं नीतिगत तौर पर, उसके कारण गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में घट गई है। और अभी अगर हम आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि हमने दुनिया में गरीबी कम करने में एक नया मॉडल दिया है जी। प्रोफेसर मैं आता हूं आपके पास। आपने एक बड़ी बात कही कि बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से हम लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहे हैं। अब दुनिया इस बात को पहचान रही है। शचीन्द्र जी, मैं आपके साथ अब जो हमारी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल सेक्टर की, जो कि आप उस सेक्टर के साथ जुड़े हो, वहां से शुरुआत करना चाहता हूं। इस वक्त अगर आप देखें तो कितना मजबूती के साथ खड़े। हम फ्रेजाइल 5 की बात करते थे 2014 में,
आज हम देखें तो सारी बैंकिंग सेक्टर जो है उनके एनपीए में लगातार कमी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है पीएसयू बैंक्स के उसमें बैलेंस शीट पर। तो ट्विन बैलेंस शीट से अब हम शायद काफी बेहतर स्थिति में है सर, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय जी। आई थिंक ये पिछले 2-3 वर्षों या 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इस समय सुदृढ़ है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जितना भी पिछला जितना उनको नुकसान हुआ था उसका सारा प्रोविजन उन्होंने ले लिया है, उसमें रिकवरी भी होना शुरू हो गई है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है ग्रोथ करने के लिए। सो अगर हिंदुस्तान में या किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो अंडरलाइंग इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और उस ग्रोथ करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, चाहे वो ऋण से हो चाहे वो इक्विटी से हो, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस समय सारे बैंक्स और सारी एनबीएफसी, फिनटेक, ये जो पूरा इकोसिस्टम हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग है हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और कोविड के दौरान हमने देखा जो फिनटेक इंडस्ट्री है एक सनराइज इंडस्ट्री के तौर पर शुरू है, और शायद कोविड के दौरान ही हमने जो फोकस आत्मनिर्भर भारत पर देखा प्रोफेसर महाजन, उसका शायद अब असर जमीन पर आना शुरू हो गया है। कितना सफल आप मानते हैं मेक इन इंडिया को? देखिए, जब से कोविड के बाद हमें समझ में आया कि बिना आत्मनिर्भरता के कुछ हो नहीं सकता है, तो भारत सरकार की ओर से एक इनोवेटिव स्कीम जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम कहते हैं वो लाई गई। और उसके चलते आप ये देखिए कि जिन जिन चीजों पर हमारी चीन पर और बाकी मुल्कों पर निर्भरता थी वो अब धीरे धीरे कम होने लग गई है, और हम अपने स्वयं के उत्पादन की तरफ आगे बढ़े हैं। आप डिफेंस का उत्पादन देखिए, खिलौनों का उत्पादन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन देखिए, और यही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। हम हुआवे के 5G के चंगुल से बाहर आकर के अब हम 5G की बात कर रहे हैं। अब हम पेमेंट सिस्टम में आत्मनिर्भर हैं। अभी आपने आंकड़े बताए तेल की, आज हम तेल लगभग 40% सस्ता खरीद पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास अपना पेमेंट सिस्टम है और एक मजबूत हमारा इरादा है। इसके तहत हम रूस से तमाम बंदिशों के बावजूद हम रूस से तेल खरीद पा रहे हैं, और कम से कम 50-60 गुना ज्यादा तेल खरीद रहे हैं जितना पहले हम खरीदा करते थे। तो यानी कुल मिलाकर के इन्फ्लेशन के मामले में भी हम अपने अभी काफी हद तक बाकी मुल्कों से, जिन्होंने ऐसे अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने जिन्होंने कभी इन्फ्लेशन का नाम नहीं सुना था, आज वो इन्फ्लेशन के चुंगल में है और हमारी इन्फ्लेशन उनसे कहीं कम है। तो यानी कुल मिलाकर के आत्मनिर्भर भारत में, और इसके साथ ही साथ जो रुपयों में हमने अभी सेटलमेंट की बात कही है, 19 मुल्कों ने हमारे मोस्ट्रो अकाउंट्स खोल लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिसके कारण आज हम जो कुल मिलाकर के आत्मनिर्भरता की जो बात हम करते हैं, आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं जो बाकी मुल्कों से कहीं अलग है। सचिंद्र जी, अभी प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि हमने एक तरफ ग्रोथ को बढ़ाया, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखा, जो कि इकोनॉमी के लिए एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। ऐसे में इंक्लूसिव ग्रोथ की जो शुरुआत की थी प्रोफेसर साहब ने, जब तक MSMEs पे उसका इम्पैक्ट हम न एनालिसिस करें कि किस तरह से प्रभावित हुआ है, कोविड में सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ा, लेकिन जिस तरह से हमने सरकार की नीतियां देखी MSME को बचाने के लिए, क्या स्थिति लग रही है आपको पूरे सेक्टर की, और कैसे आगे देख रहे हैं आप इस पूरे सेक्टर को जाते हुए? अजय जी, उससे पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, ये हमारी आदत है पिछले गुलामी से बाहर निकलने के बाद पिछले 5 दशकों 6 दशकों में हम हमेशा ना अपने आप को विदेशों से कंपेयर करते हैं। जी, अब समय आ गया है ना कि विदेशी हमको कंपेयर करें। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हाँ, और आत्मनिर्भर से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं वो है आत्मसम्मान। पहली बार हमारे देश में पिछले 8-9 वर्षों में ऐसा हुआ है जहां पे लोग को आत्मसम्मान क्या एक एहसास है। एक सामने पहले दीवार थी जिसपे हम धक्का ही नहीं मारते थे, बिकॉज हमको लगता था हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। अब कैसी भी दीवार सामने हो ना, हम इतनी जोर से धक्का मारते हैं कि गिरी जाती है। तो ये जो है, इसकी वजह से ना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है। और जैसा आपने सही कहा, हम तो MSME फाइनेंसिंग के बहुत बड़े प्लेयर बनते जा रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2.5 साल में करीब हम 8,000 करोड़ की लोन बुक हमने क्रिएट की। कम से कम जो है वो 90,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को हमने ऋण दिया है। पर ये पहली बात तो ये मानना है कि हमारे देश में करीब 35% ऑफ हमारे GDP स्मॉल बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं।
और ये स्मॉल बिजनेस ही हैं जो हमारे देश को जोड़ के रखे हैं, बिकॉज 15 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। हमारे टीयर 2 टीयर 3 टाउन में तो कोई सीमेंट फैक्ट्री, कोई बड़ा ऑयल रिफाइनरी तो नहीं लगा सकते आप। छोटे बिजनेस ही लोगों को वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे बिजनेस को ये विश्वास आ रहा है कि उनके पास बिजनेस को बढ़ाने की एक क्षमता है, और वो क्षमता आ रही है क्योंकि उनको अब ऋण मिलना शुरू हो गया है। और ये ऋण मिल क्यों रहा है? ये मिल रहा है जो कोविड का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हम डिजिटल भारत बना पाए। ये जो डिजिटल भारत का इकोसिस्टम आज क्रिएट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टैक 2, या जो आपका जीएसटी का है, जो बैंकिंग का है, जो ब्यूरो का है, जो एक पहुंच है हमारी, वो जो डिजिटल भारत का जो ये अपग्रेडेशन हो रहा है और ये कंटिन्यूअस जर्नी है, इसकी वजह से आज के दिन में छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए जो मेथड है वो बहुत ही आसान हो गया है। और जो लोग इसमें अच्छा काम कर पा रहे हैं वो बहुत ही मिनटों में, घंटों में, कुछ दिनों में लोगों को पैसे दे पा रहे हैं और लोग पैसे वापस कर पा रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है ये दशक और उसके आने वाला दशक छोटे बिजनेस का है हिंदुस्तान में। तो ये जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एस्पिरेशन है, इस एस्पिरेशन का एक लार्ज पोर्शन हर छोटे शहर में, हर छोटे कस्बे में पनपने वाले छोटे व्यापारियों से होगा, और इसलिए इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे उभरेगी। चलिए इसी पर प्रोफेसर महाजन आपसे भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं। हमने मुद्रा योजना देखा, छोटे लोगों पर केंद्रित रही। उसके बाद हमने पीएम स्वनिधि योजना देखा, रेडी पटरी वालों के लिए चलाई गई। और अब तो विश्वकर्मा योजना जिसमें हम स्किलिंग पर फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं, और बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से एमएसएमई या फिर जो असंगठित क्षेत्र है जिसके लाभ भी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनाने के लिए। प्रोफेसर साहब देखिए, हमने इस दौरान देखा, पिछले यूपीए की सरकार के दौरान बड़े बड़े ऋण दिए गए, 9 गुना ऋण कर दिए गए, और वो भी बड़े बड़े लोगों को ऋण दिए गए, और वो कुछ लोग तो लेकर के ही भाग गए। लेकिन ये छोटे लोग हैं जो ऋण लेते हैं, देश की तरक्की में अपना हिस्सा देते हैं और ऋण वापस करते हैं। और ये बात अब सर्वथा सिद्ध हो गई है कि जो रिकवरी है वो एमएसएमई और स्मॉल लोन से ज्यादा होती है। जो मुद्रा योजना ने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एक बूस्ट दिया है, और मुझे ऐसा लगता है चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो हमारे कारीगर और छोटे आर्टिजन्स हो, ये सब इस वर्तमान कार्यकाल में उन सबको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और मुझे लगता है कि देश की इकोनॉमी को, और जो अभी बात आ रही है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं तो समझता हूं कि अगले 20 साल में हम अपनी इकोनॉमी को 20-30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को भी ले जा सकते हैं। और इसमें हमारे जो छोटे आम लोगों का योगदान है, बड़े उद्योगों से हमारा कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं, और आगे चल करके जो पीएलआई स्कीम के तहत हम आत्मनिर्भर भारत की बात सोच रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप बनाने की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का साजो सामान बनाने की बात हो, चाहे वो एपीआई बनाने की बात हो, हम छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा में एंसिलरी इंडस्ट्रीज उसके साथ खड़ी हो सकती हैं, और आगे का भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। जी मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद, और शचेंद्र जी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और आप दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है इस इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाने के लिए, उसको भी रिकॉग्नाइज करते हुए इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कम होकर $9.2 अरब पर पहुंचा। देश की कुल जीडीपी का 1.1% बीते साल इसी तिमाही में घाटा करीब $18 अरब था, जो जीडीपी का 2.1% है। निर्यात में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ा देश का चालू खाता घाटा। भारत के डेट जीडीपी अनुपात में भी आई कमी 18.6% पर पहुंचा। देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी अंतिम विदाई। 98 वर्ष की आयु में कल दोपहर निजी निवास में ली अंतिम सांस।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 56वीं नेटवर्क योजना कार्य बैठक में 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 4 परियोजनाएं तथा रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 52,000 करोड़ रुपए है। भारत का खनिज उत्पादन जुलाई में सालाना आधार पर 10.7% बढ़ा है। भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में 2023 के लिए खनन व उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 111.9 पर था, जो 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 10.7% अधिक है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन के मिशन संचालक समूह की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में करीब 47 करोड़ रुपए की 18 शोध एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बड़े स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए खाद्य विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उन्हें परोसने और भंडारण के लिए अखबारों का इस्तेमाल तुरंत बंद करने को कहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पिछले 8 माह में नए निवेशकों का पंजीकरण 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया है। इसके साथ ही NSE पर कुल निवेशकों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो गई है। NSE ने एक बयान में कहा है कि नए निवेशकों का पंजीकरण सिर्फ बड़े शहरों तक केंद्रित नहीं है। नए पंजीकृत निवेशकों में शीर्ष 100 शहरों से इतर इलाकों का हिस्सा 45% रहा है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने देश में हल्दी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के बाला साहेब ठाकरे हरिद्रा रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत हल्दी की समूची मूल्य श्रृंखला विकसित करने के उपाय होंगे, जिनमें गुणवत्ता, ग्रेड, फसल उगाने के तरीकों, भाव के उतार चढ़ाव से बचने और वित्त का इंतजाम करने की जानकारी दी जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 43 अरब डॉलर के मूल्य के साथ सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। कैंटार की ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग के अनुसार देश के शीर्ष 75 ब्रांडों का साझा ब्रांड मूल्य 379 अरब डॉलर है, जो वर्ष 2022 की तुलना में 4% कम है। TWI ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD डॉक्टर उत्तम सिंघल ने बताया कि उनके हाइब्रिड इलेक्ट्रिक स्टार्टअप में एक जापानी निवेशक वतनबे तेरुकी TMH ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने 2000 करोड़ के निवेश पर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में नई गति मिलेगी। भारत में पेंट बनाने वाली फेमस कंपनी एशियन पेंट्स के को फाउंडर और गैर कार्यकारी निदेशक अश्विन दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1942 में एशियन पेंट्स की स्थापना की गई थी और ऐसा माना जाता है कि अपने पिता और 3 अन्य लोगों द्वारा स्थापित इस कंपनी को नए इलाकों तक पहुंचाने और इसके ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी को शामिल करने में दानी का सबसे अहम योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ये थी आज की कारोबार जगत की सुर्खियां। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। नई दिल्ली में एग्रीटेक स्टार्टअप्स को लेकर के एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ इनोवेशन इंडेक्स ने भारत में किस तरह से 40वें पायदान पर अपना जो रिकॉर्ड है वो कायम रखा है। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इकोनॉमी टुडे की जो पूरी टीम है उसको दीजिए इजाजत। नमस्कार।